हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। तो भाई जो भी रेस्ट ऑफ द पोर्शन है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का वो जब हम कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ पे चैप्टर का क्या कर लेंगे भैया, द एंड कर लेंगे। ठीक है, हमने आर्टिकल 1 बहुत अच्छे तरीके से देखा है भैया, आर्टिकल 2, ठीक है, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से हमने कवर किया है। पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। बेसिकली जो हमारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कैसे फॉर्म हुए उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आपको तो पता ही होगा जब हम एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस क्या थे भैया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में देखा था, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे भैया, प्रिंसली स्टेट थे। अभी जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे भैया, ये क्या थे भैया, डायरेक्ट कंट्रोल में थे ब्रिटिश इंडिया के। और ये जो थे भैया प्रिंसली स्टेट, इसे रूल कौन करता था, जो भी नेटिव प्रिंसेस थे वो क्या करते थे भैया, इसे रूल करते थे। लेकिन भैया जो क्या बोलते हैं पैरामाउंट सी, या फिर उनके ऊपर जो अथॉरिटी थी वो थी भैया ब्रिटिश क्राउन। क्या थी, ब्रिटिश क्राउन। जैसे कि प्रिंसली स्टेट्स क्या थे भैया, डोमिनियन थी, आपको पता है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे पॉलिटिकल यूनिट्स थे। ठीक है, ये हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उस वक्त भी देखा है। ठीक है, तो उसके बाद देखो भैया, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने क्या किया भैया, दो स्टेट्स तैयार किए। क्या किए, दो इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट डोमिनियंस क्या किए भैया, तैयार किए। कौन से भैया, एक था इंडिया एंड दूसरा था भैया पाकिस्तान। ये कर गए भैया। ठीक है, ये क्या, देखो, टू सेपरेट डोमिनियंस बोल रहे हैं। ठीक है, क्या है, डोमिनियन था। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताओ इंडिया कब तक डोमिनियन था और पाकिस्तान कब तक ब्रिटिश का डोमिनियन था। ठीक है, डोमिनियन का मीनिंग भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा के रखा हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद देखो भाई क्या हो गए, जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, 552 प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है, इनको कहा गया कि भैया आप एक तो पाकिस्तान में जाओ, इंडिया में आओ, या फिर इंडिपेंडेंट रहो। ठीक है, बेसिकली दे हैव थ्री ऑप्शंस। ठीक है, तो 552 में से 549 ने क्या कर लिया भैया, अपना इंडिया ज्वाइन कर लिया। लेकिन जो तीन स्टेट्स थे भैया, तीन कौन से भैया, फिर एक था भैया हैदराबाद, एक था भैया जूनागढ़, और एक था भैया कश्मीर। ठीक है, इन्होंने इंडिया ज्वाइन करने से क्या कर दिया भाई, इनकार कर दिया। किसने भैया, हैदराबाद ने, जूनागढ़ ने और कश्मीर में। ठीक है, तो फिर क्या होता है भैया, जैसे कि हिस्ट्री में दिया हुआ है। ठीक है, ये हैदराबाद में क्या निज़ाम वगैरह थे जो बहुत जुल्म कर रहे थे। ठीक है, तो इसके उस बेसिकली बहुत वहाँ पे रजाकार मूवी देख लीजिएगा, वहाँ पे आपका अच्छा खासा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा हैदराबाद वाला। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जुल्म वगैरह हो रहे थे, तो फिर क्या पुलिस एक्शन लेना पड़ा था। ठीक है, क्या लिया, पुलिस एक्शन। ठीक है, तो हैदराबाद जो हमारी इंडिया में आया वो बाय द पुलिस एक्शन आया भाई। ठीक है, जूनागढ़ में क्या हुआ था भैया, रेफरेंडम हुआ था। रेफरेंडम क्या होता है मैंने बताया है। ठीक है, पता है आपको रेफरेंडम के बारे में। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, रेफरेंडम मैंने कहा था। और कश्मीर क्या है भैया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन से कश्मीर इंडिया में आ गया भैया, जूनागढ़ बाय द रेफरेंडम से आ गया, और हैदराबाद जो बाय पुलिस एक्शन से किस में ज्वाइन हो गया भैया, इंडिया में आ गया भैया। खाली इतना ही ध्यान में रखो। ठीक है, अब जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन है क्या है, कैसा है, ठीक है, इसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है आपको, खाली इतना ही ध्यान में रखा है कि कश्मीर जो इंडिया में आया है, ठीक है, वह आया है बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, जूनागढ़ बाय द रेफरेंडम एंड हैदराबाद बाय द पुलिस एक्शन। ठीक है, आने वाले समय में अगर मुझको अगर वक्त मिलता है तो हैदराबाद में क्या सिचुएशन थी, ठीक है, जिस वजह से पुलिस एक्शन लेना पड़ा। ठीक है, जूनागढ़ का क्या हिस्ट्री थी, ठीक है, वो क्यों इंडिया में नहीं आने चाहते थे, इसके बारे में। और कश्मीर, कश्मीर का तो आपको सबको ही पता है। ठीक है, लेकिन इन डेप्थ में एकेडमिक पर्पस और जनरल नॉलेज के हिसाब से मैं इन तीनों पे सेपरेट लेक्चर्स लाऊंगा। ठीक है, अगर बहुत बड़ा अगर टॉपिक तैयार होता है तो। ठीक है, अगर छोटा छोटा ही रहता है तो भाई एक ही लेक्चर में हम क्या कर लेंगे, इसको तीनों को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये लाऊंगा मैं आपको ताकि आपको एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिल पाए। तो खाली आपको ध्यान में क्या रखना है अभी कि हैदराबाद क्या हो गया भैया, इंटीग्रेटेड हो गया इंडिया से बाय मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन, जूनागढ़ बाय द वे ऑफ रेफरेंडम एंड बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन कश्मीर इंटीग्रेट हो गया भाई इंडिया में। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है भैया, कुछ हमारे जो स्टेट्स है, ठीक है, वो पार्ट ए बी एंड सी में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, खाली इतना ही ध्यान में रखना है, ए बी सी में कौन से स्टेट है, यूपीएससी इतना पूछता नहीं था, कोई डिप में जाने की जरूरत नहीं है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछ सकता है कि ए बी सी डी जो डिविजन्स थे उसमें कौन कौन से स्टेट थे, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपके लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है तो पढ़ लीजिएगा वहां से। ठीक है, वहाँ पे कुछ लॉजिकल नहीं है, पढ़ने जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है भैया, इंडिया के जो वेरियस स्टेट्स है, ठीक है, वहां से क्या होती है भैया,
कि डिमांड उठने लगती है कि भैया हमें लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्या कर दो, सेपरेट कर दो। ठीक है, और एक बात ध्यान में रखना, हमारा जो स्टेट का डिवीजन हुआ है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही हुआ है। क्या हुआ है? लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही हमारा डिवीजन हुआ हुआ हमारे स्टेट्स डिवाइड हुए हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना आप। ठीक है, तो ऐसे ही भैया, क्योंकि ये जो प्रिंसली स्टेट्स वाली और जो भी हमने रेस्ट ऑफ द इंडिया के साथ जो अरेंजमेंट्स की थी ABCD वाली, एड हॉक थी। ठीक है, क्या टेम्पररी थी। ठीक है, परमानेंट नहीं थी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है भैया कि जो भी हमारे डिफरेंट स्टेट्स थे ABCD में जो आ रहे थे, ठीक है, आप देख लेना लक्ष्मीकांत में ABCD वाले स्टेट। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ था कि भाई लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमें अलग कर दो, हमें अपना अलग स्टेट दो लिंग्विस्टिक बेसिस से। ऐसी डिमांड्स उठनी चालू होगी, स्पेशली साउथ इंडिया से भैया। साउथ इंडिया से ऐसी डिमांड उठनी चालू हो गई। ठीक है, कि भैया हमें लिंग्विस्टिक बेसिस पे अलग कर दो। ठीक है, तभी देखो इसके लिए गवर्नमेंट ने धार कमीशन सबसे पहले अपॉइंट किया था। क्या किया था? धार कमीशन। तो आया था भैया जून 1948 में। क्या आया था भैया? लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन। ठीक है, ये ध्यान में रखना नाम। ठीक है, लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन। लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन को कौन लीड कर रहे थे? SK धार लीड कर रहे थे भैया। कौन लीड कर रहे थे? SK धार। कब आया था भैया? जून 1948 में आया था। ठीक है, यही चेक करने के लिए भैया कि जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो डिमांड उठ रही है फिजिबल है या नहीं स्टेट को वैसे डिमार्केट करना। ठीक है, तो उसकी रिपोर्ट कमीशन ने सबमिट की थी भैया दिसंबर 1948 में। ठीक है, अब दिसंबर 1948 में क्या दी थी, सॉरी, रिपोर्ट सबमिट की थी। तो उसमें रिकमेंडेशंस क्या था भैया कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रेदर देन द लिंग्विस्टिक फैक्टर। तो बेसिकली धार कमीशन ने इतना ही कहा था भैया कि जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन आपको करना है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए करो, ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। बेसिकली लैंग्वेज पे बेसिस पे मत करो। ठीक है, रिकमेंडेशंस ध्यान में रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन। ठीक है, लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन को किसने लीड किया था? तो किया था भाई SK धार ने लीड किया था। ठीक है, तो धार कमीशन कब आया था भैया? जून 1948 में। ये था लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन। ठीक है, रिपोर्ट दी थी भैया दिसंबर 1948 में। क्या रिकमेंडेशंस थी भैया कि स्टेट को लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिमार्केट मत करो, डिवाइडेशन मत करो, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे उसको क्या करो, डिवाइड करो। ठीक है, लेकिन फिर ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, तो इसके लिए वो धार कमीशन की जो भी रिकमेंडेशंस वो एक्सेप्ट नहीं की जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर JVP कमेटी आती है, तो लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन था धार कमीशन। JVP क्या थी भैया? लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी थी ये। ठीक है, वही सेम कि भाई आप पहले फिर से क्या करो भाई, फिर से आप देखो जो मुद्दा था कि लिंग्विस्टिक के बेसिस पे डिमार्केट करने है, इसको अच्छे से देखो भाई, इन डेप्थ में देखो, एनालिसिस करो और हमें बताओ। ठीक है, तो एक फॉर्म होती है बेसिकली JVP कमेटी इन दिसंबर 1948 में। क्या होती है? दिसंबर 1948 में फॉर्म होती है। इसके मेंबर रहते भैया जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पत्ताभी सितरामैया। ठीक है, इस JVP कमेटी को कोई भी चेयरमैन नहीं था। ठीक है, नो चेयरमैन, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। ठीक है, और रिपोर्ट कब दी भैया? रिपोर्ट दी भैया अप्रैल 1949 में। क्या दी भैया? अप्रैल 1949 में इन्होंने रिपोर्ट दी। और इन्होंने क्या रिकमेंड किया? फिर रिजेक्ट कर दिया भाई, लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। इन्होंने भी मान लिया कि भैया लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट का डिमार्केशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। यानी धार कमीशन और JVP कमेटी थी, इन्होंने किस बेसिकली रिजेक्ट कर दिया कि भाई लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट का डिमार्केशन नहीं हो सकता है। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। ठीक है, कब आई थी और क्या रिकमेंडेशंस दी थी, खाली आपको इतना ही ध्यान में रखना है, बाकी कुछ है ही नहीं इसमें ऐसा। ठीक है, उसके बाद देखो अक्टूबर 1953 में क्या होता है, एक इंसिडेंट होता है कि भाई जो साउथ इंडिया का कुछ तो भी एक एजुटेशन होता है साउथ इंडिया में, जिसमें पोची श्रीरामुलु एक कांग्रेस पर्सन था, वो एजुटेशन पे बैठता है, तो उसकी बेसिकली 56 डे के हंगर स्ट्राइक से डेथ हो जाती है। इसलिए गवर्नमेंट कोर्स हो जाती है, फिर फोर्स किया जाता है गवर्नमेंट को फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर्म करने के लिए। और फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट कौन सा था भाई? आंध्र प्रदेश। कौन सा था भाई? आंध्र प्रदेश, जो कि था 1953 में फॉर्म हुआ था। कब फॉर्म हुआ था? 1953 में फॉर्म हुआ था।
ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, और अगर फर्स्ट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्ट लैंग्वेज कौन सा फॉर्म हुआ था भैया, आंध्र प्रदेश का फॉर्म हुआ था भैया 1953 में। ठीक है, अक्टूबर 1953 में। ठीक है, एक कांग्रेस पर्सन था, क्या था भैया वो नाम, पोची श्रीरामुलु। ठीक है, इसकी 56 डे ये क्या बोलते हो, हंगर स्ट्राइक पे बैठा था, उस वजह से उसकी मौत हो गई थी। फिर तो आपको पता है मॉल खराब हो गया होगा, तो इस वजह से उसको क्या कर दिया गया, फिर स्टेट को क्रिएट कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद भाई एक और कमीशन आता है, वो था भैया फजल अली कमीशन। क्या था भैया, फजल अली कमीशन। ठीक है, तो ये जो फजल अली कमीशन भैया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है, ध्यान में रखना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, धार कमीशन क्या था भैया, धार वाला था भैया लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन। ठीक है, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में मार्क जाने के चांसेस है। जेवीपी कमेटी थी भैया, ठीक है, वो थी लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी। ठीक है, और ये फजल अली कमीशन जो आया था वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था। कौन सा था भैया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ठीक है, तो कब आया था भैया, दिसंबर 1953 में आया था ये। ठीक है, इसके चेयरमैन थे कौन भैया, फजल अली। फजल अली चेयरमैन थे, मेंबर थे भैया दो, एक थे भाई के एम पनिक्कर एंड एच एन कुंजरू। ठीक है, ये क्या थे भैया, इनके मेंबर थे। ठीक है, इन्होंने रिपोर्ट दी भैया सितंबर 1955 में। कब दी, सितंबर 1955 में इन्होंने क्या दी, रिपोर्ट दी। और इन्होंने क्या कर लिया भैया, लैंग्वेज को म्हणजे यानी सॉरी मराठी आ गया था, तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, पहले जो थे जैसे कि जेवीपी एंड धार, इन्होंने क्या किया था कि लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड यानी डिमार्केट नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसको, स्टेट को। ठीक है, या फिर रीऑर्गेनाइजेशन नहीं किया जा सकता। लेकिन जो फजल अली कमीशन है, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि भैया लैंग्वेज के बेसिस पे ही हमको क्या करना पड़ेगा, स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली जो थ्योरी थी वन लैंग्वेज वन स्टेट की, इन्होंने क्या कर दी भैया, रिजेक्ट कर दी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि भैया किस कमीशन ने लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन करने की रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट करने के रिकमेंडेशन दिए थे। ठीक है, तो कौन से थे भैया, फजल अली कमीशन। हालांकि जेवीपी अंधार ने दिए थे कि भैया नहीं, इन्होंने रिजेक्ट किया था लैंग्वेज को, लैंग्वेज एज द बेसिस। ठीक है, और वन लैंग्वेज वन स्टेट थ्योरी किसने रिजेक्ट की थी भैया, ये की थी रिजेक्ट फजल अली कमीशन ने। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने कुछ दिया होगा ना बेस कि भैया लैंग्वेज के बेसिस पे क्यों करना चाहिए हमें, तो इन्होंने बताया भैया कि यूनिटी ऑफ इंडिया शुड बी रिगार्डेड एज द प्राइमरी कंसिडरेशन इन एनी रिड्रॉइंग द कंट्रीज पॉलिटिकल यूनिट्स। ठीक है, बेसिकली उन्होंने कहा है कि भैया हमें सबसे पहले अगर कंसिडर अगर कुछ करना होगा तो यूनिटी ऑफ इंडिया को कंसिडर करना होगा। इसको ध्यान में रखते उसको ध्यान में रख के ही हमको जो भी स्टेप्स है वो लेने पड़ेंगे। इसके लिए उन्होंने क्या किया भैया कि क्या बोलते हैं उसको, फोर फैक्टर्स बताए। देखो भैया ये फोर फैक्टर्स है और ये हमने कंसिडर किए है। ठीक है, यही होनी चाहिए, ऐसे उन्होंने बताया था। क्या है पहला फैक्टर, प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। उन्होंने कहा है कि भैया यूनिटी एंड कंट्री की सिक्योरिटी को प्रिजर्व करना है, इसे कोई हानि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी। ठीक है, वो तो देखना पड़ेगा भैया, गुजराती लोग थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, इंटीग्रेट होने में प्रॉब्लम जाता है भैया। ठीक है, तो गुजराती और महाराष्ट्र एक साथ आ गए तो ठीक है, तो उन्होंने वही कहा है कि भाई लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी भी देखनी पड़ेंगी हमको। फाइनेंशियल इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन देखने पड़ेंगे भैया, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज द नेशन एज अ होल। ठीक है, जो भी प्लानिंग है, प्रमोशन है, वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए वो भी हमको कंसिडर करना पड़ेगा हर एक स्टेट के लिए, एंड नेशन एज ए होल के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो खाली इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं आते, इसलिए ज़्यादा ऐसे स्ट्रेस देके पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं। ठीक है, आपको खाली इतना ही ध्यान में रखना है कि किसने क्या रिकमेंड किया था, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, प्रीलिम्स में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या किया था इन्होंने, जो फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन था, जो ABCD वाला था ना, ठीक है, आप लक्ष्मीकांत में देखोगे तो ABCD वाला मिलेगा, तो इसको अबोलिश कर दिया। क्या कर दिया, अबोलिश कर दिया, और 16 नए स्टेट्स फॉर्म हो गए एंड 3 सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज फॉर्म हो गए। ठीक है, गवर्नमेंट ने बेसिकली रिकमेंडेशंस क्या कर ली, एक्सेप्ट कर ली, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस कर लिया। ठीक है, उसके बाद देखो भाई स्टेट, वही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन क्या थी, ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया भैया। ठीक है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। ठीक है, और इसने क्या किए भैया, 14 स्टेट्स एंड
6 यूनियन टेरिटरीज फॉर्म की। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत कितने स्टेट तैयार हुए थे, ठीक है, कितने बने थे भैया, 14 स्टेट्स बने थे और 16 यूनियन टेरिटरीज बने थे, ठीक है। तो बेसिकली मुझे आप एक क्वेश्चन से यहाँ पे अपन एनालिसिस अगर करें तो थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान में आ सकता है, ठीक है। ये जो यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, ये किसने इंट्रोड्यूस की थी 1956 में, ठीक है। तो ये इंट्रोड्यूस की थी भैया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। यूनियन टेरिटरीज वाज इंट्रोड्यूस बाय द अंडर किया बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, ठीक है। तो 1956 में कितने स्टेट है भैया, 14 स्टेट्स थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थे। इतना ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। खाली कंपैरेटिवली इसको पढ़ लेना है, फिर नोट्स बनाना आप, ठीक है। जैसे कि धार कब आया था भैया, जून 1948, दिसंबर 1948 में रिपोर्ट, धार चेयरमैन था भैया, रिकमेंडेशंस क्या थी भैया, कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, लैंग्वेज बेसिस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या आई थी भैया, जेवीपी कमेटी आई थी, ये लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन था भैया, ये लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी थी, ठीक है। तो यहाँ पे थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पत्ताभी पत्ताभी सीतारामैया, ठीक है। इसके कब फॉर्म हुई थी भैया, ये फॉर्म हुई थी भैया दिसंबर 1948 में फॉर्म हुई थी। बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी ही रखनी है। रिपोर्ट कब दी थी भैया, अप्रैल 1949 में, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, जो बेसिस है लैंग्वेज के बेसिस पे डिमार्केशन होने की जो डिमांड उठ रही थी उसको भाई इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, नहीं भैया लैंग्वेज के बेसिस पे हमको डिमार्केट नहीं करना है, ये इसका रिकमेंडेशन था। उसके बाद आता है भैया फजल अली कमीशन, ठीक है। ये फजल अली कमीशन क्या था भैया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था। ये कब आया था भैया, दिसंबर 1953 में आया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। फजल अली जो क्या थे भैया, चेयरमैन थे, HN कुंजरू एंड के एम पनीकर, ये कौन थे भैया, मेंबर्स थे, ठीक है। रिपोर्ट कब दी भैया, सितंबर 1955 में इन्होंने रिपोर्ट दी, ठीक है। डेट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। और इन्होंने क्या कर दिया भैया, इन्होंने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि भैया हमें लैंग्वेज के बेसिस पे लैंग्वेज लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, लैंग्वेज के बेसिस पे हमें क्या करना है भैया, स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन करना है, ये इन्होंने एक्सेप्ट किया। इन्होंने क्या रिजेक्ट किया था भैया, वन लैंग्वेज वन थ्योरी, इन्होंने क्या किया था, रिजेक्ट किया था। और इन्होंने क्या कारण बताया कि भैया ये हमको कंसिडर करने के, सबसे पहले बताया उन्होंने यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री बताया, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी भी हमको कंसिडर करनी पड़ेंगी, ठीक है। प्लानिंग प्रमोशन जो भी है, ठीक है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस भी इन्होंने बताए थे, ठीक है। सबसे पहला लिंग्विस्टिक स्टेट कौन सा फॉर्म हुआ था भैया, अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश हुआ था, ठीक है। ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, इन्होंने फजल अली कमीशन ने किया था कि जो फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन था ABCD वाला, ठीक है, 1950 में, ठीक है, वो अबलिश कर दिया। इन्होंने बनाए थे भैया 16 स्टेट्स एंड 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज, ठीक है। लेकिन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ जाता है 1956 में, ठीक है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, ठीक है। ये क्या फॉर्म करते भैया, 14 स्टेट्स फॉर्म करते हैं एंड 6 यूनियन टेरिटरीज फॉर्म करते हैं, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज इंट्रोड्यूस किए गए थे भैया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो सिर्फ आपको वो पढ़ के ध्यान में रखना है कि क्या रिकमेंडेशंस दी थी, कब रिपोर्ट आई थी। उसके बाद देखो भाई, न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आफ्टर 1956, ठीक है। ये आपको खुद को ही पढ़ना है भैया, इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं कि बहुत कुछ एनालिटिकल लॉजिकल है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे कुछ बात बताना चाहूँगा, जैसे कि आप ये स्टेट का जो पढ़ोगे, इसमें क्रोनोलॉजी के हिसाब से आप क्या कर लेना भैया, नोट्स बना लेना, यानी कौन सा 16 स्टेट है, कौन सा 17th है, कौन सा 18th है, ऐसे, ठीक है। और कौन से स्टेट में से कौन सा अलग हुआ है, ठीक है। और कहाँ पे अगर एक्ट वगैरह दिया होगा और आपको लगता है कि भैया इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए, तो आप वहाँ से याद रख सकते हो। बाकी कुछ है नहीं इसमें ऐसे पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो प्रेजेंट सिचुएशन में हमारे पास कितनी टेरिटरीज है, सॉरी क्या है भैया, डिमार्केशन हमारा प्रेजेंट प्रेजेंट कंटेक्स्ट में अगर देखें तो क्या है, टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या रहेगी भैया, 28 स्टेट्स है भैया और 8 यूनियन टेरिटरीज है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा भैया। तो आर्टिकल 1 क्या कहता था भैया, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, बहुत अच्छे तरीके से हमने देखा है। आर्टिकल 1 क्या कहता था, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, ठीक है। आर्टिकल 2 क्या कहता था, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, ठीक है।
जो ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है और ऑलरेडी एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। एडमिट वाला यानी ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, एस्टेब्लिश यानी एग्जिस्टेंस यानी ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है, और ये इसमें ऐसे स्टेट्स आएंगे जो इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं है, ठीक है, यानी बाहर के, ठीक है। आर्टिकल 3 क्या कहता है भैया? इंटरनल रीएडजस्टमेंट। अब यहाँ पे आप ध्यान में रखना है, इंटरनल रीएडजस्टमेंट भाई बाउंड्री कम ज़्यादा करना, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। और आर्टिकल 4 क्या कहता है भैया? जो भी चेंजेस अंडर द आर्टिकल 2 एंड 3 में 3 के द्वारा किए जाएंगे वो अंडर आर्टिकल 368 कंसिडर नहीं किए जाएंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई है ऐसा नहीं कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही आप ऐसे पढ़ लो, हो जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं, छोटा सा पार्ट था बचा हुआ, हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तो चलो फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक सी यू सून, हैव अ गुड टाइम।